अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 के मुतालिक इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं और इनकम टैक्स का दायरा, इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 का दायरा कार क्या है और ये कब, इसका नफाज कब हुआ था। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मैंने कोशिश की कि जितनी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने इसका अपने इस लेक्चर में जो है अपलोड कर दी है। इस वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़ी हुए हैं वो मुख्तलिफ एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुतालिक, इसका थोड़ा सा तारुफ करेंगे, ठीक है, और इसमें जो इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यह है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो नफाज है वो जुलाई 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का दायरेकार पूरा पाकिस्तान पर अप्लाई होता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के चैप्टर्स की तादाद, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके चैप्टर्स कितने हैं। 13 चैप्टर्स है, ये आपने याद रखना है पेपर पढ़ने के लिहाज से। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तीसरे चैप्टर का नाम, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तीसरे चैप्टर का नाम क्या है। इसका नाम है जी टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। तो इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के टेस्ट सिलेबस में जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो जी है ये टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। तो नेक्स्ट है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 जो भी ऊपर डिस्कस किया है जिसका नाम है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। इसके कुल 10 पार्ट्स हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। चैप्टर्स को मजीद पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह पार्ट्स को मजीद डिवीजन में तकसीम किया गया है। सेक्शन के सब सेक्शन हो सकते हैं, सब सेक्शन की क्लासेज हो सकती हैं और क्लासेज की मजीद सब क्लासेज हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के कुल 9 शेड्यूल्स है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, तो ये टोटल शेड्यूल 9 है। सेकंड शेड्यूल टैक्स एग्जेम्पशंस और टैक्स कंसेशन से मुतालिक है, तो ये भी वो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। नेक्स्ट है कि जी थर्ड शेड्यूल में, ठीक है, थर्ड शेड्यूल में क्या डिस्कस होता है जी। थर्ड शेड्यूल में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रेट्स दिए गए हैं थर्ड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में टैक्स एग्जेम्पशंस और टैक्स कंसेशन से मुतालिक है, जबकि थर्ड शेड्यूल में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रेट्स दिए गए हैं। फोर्थ शेड्यूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस बिजनेस के प्रॉफिट से मुतालिक रूल्स दिए गए हैं। इनकम ऑर्डिनेंस 2001 के 6 शेड्यूल दर्ज झेल से मुतालिक है, ठीक है, ये 6 शेड्यूल के मुतालिक है। 6 शेड्यूल किसके साथ डिस्कस करता है, तो इसमें नंबर 1 है हमारे पास, इसमें हमारे पास जी नंबर 1 है हमारे पास जी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। नंबर 2 अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट ग्रेट्युटी फंड, रिकॉग्नाइज्ड ग्रेट्युटी फंड और रिकॉग्नाइज्ड सुपरनेशन फंड, ये इनके मतलब डिस्कस करता है 6 शेड्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के 8 शेड्यूल में, ठीक है, ये 8 शेड्यूल की बात हो रही है। 8 शेड्यूल में लिस्टेड सिक्योरिटी से मुतल्लिक कैपिटल गेंस और कैपिटल गेंस की कंपटीशन के रूल्स दिए गए हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के 9th शेड्यूल में जो है वो मोबाइल सेट्स लिस्टेड सिक्योरिटी की फरोख्त पर टैक्स रेट दिए गए हैं। कैपिटल एसेट्स के डिस्पोजल पर कैपिटल गेंस या कैपिटल लॉस होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कैपिटल एसेट्स के डिस्पोजल पर क्या हासिल होता है, तो ये इस चीज़ को याद रखने के कैपिटल एसेट डिस्पोजल पर या तो वो चीज़ हमें कैपिटल गेंस देगी
यहाँ वो हमें उससे कैपिटल लॉस होगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी के नेक्स्ट है जी कैपिटल एसेट्स के लिए सेल की बजाय डिस्पोजल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखने के कैपिटल एसेट्स के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेल की बजाय डिस्पोजल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये इसकी टर्मिनोलॉजी हमने याद रखनी है। इसी तरह कैपिटल एसेट्स की लॉस डिस्पोजल पर कैपिटल गेंस की कंजप्शन दर्ज झेल फार्मूले के तहत की जाएगी। इसमें कैपिटल गेंस डिवाइडेड बाय लॉस इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए इसमें हमारे पास होता है जी, इसको डिफाइन किया गया ऐसे, द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट्स पे जितनी भी कंसिडरेशन रिसीव होती है उसके डिस्पोजल पर वो उसके ए को डिनोट करेगा और बी का जाहिर करेगा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स। अगर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है कि वो फिर कैपिटल लॉस जो है वो शो होता है। अगर इसी तरह कंसिडरेशन जो है कैपिटल लॉस से ज़्यादा हो जाए, मीन कॉस्ट ऑफ दी कैपिटल एसेट से ज़्यादा हो जाए तो वो प्रॉफिट में शो होता है। कारोबार करने के गज़े रखा गया कंज्यूमेबल स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमेबल और रॉ मटेरियल को कैपिटल एसेट्स नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखने के कोई भी चीज़ स्टॉक इन ट्रेड है और कंज्यूमेबल है या वो कंज्यूमेबल है तो या रॉ मटेरियल है तो उसको कैपिटल एसेट्स नहीं कहा जाता। ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर सेक्शन 22, ठीक है, सेक्शन 22 के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी या सेक्शन 24 के मुताबिक अमोर्टाइजेशन चार्ज की जाएगी, ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं कहलाते। ये मजीद इसमें डिटेल बता दी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर सेक्शन 22, ठीक है, जो कि डिस्कस करता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और सेक्शन 24 जो ज़्यादातर डिस्कस कर रहे अमोर्टाइजेशन, इन पे चार्ज होता है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन जो भी सेक्शन 22 को मुताबिक चार्ज होता है उनको कैपिटल एसेट्स या उनको कैपिटल एसेट नहीं कहा जाता या वो नहीं कहलाती। ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी पर्सन ने अपने इस्तेमाल के रखी हो ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं कहलाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, आपने याद रखने के कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट्स हैं और कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं होती। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट है कि हमारे पास कि ऐसी प्रॉपर्टी इसके बाद है ये सिक्योरिटीज़ की डिस्पोजल पर होने वाले कैपिटल गेन को, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखने के सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी की डिस्पोजल पर होने वाले कैपिटल गेन को सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेबल किया जाएगा। ये जो है सेपरेट टैक्सेबल से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई कि कौन कौन सी चीज़ों पर या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सेपरेट टैक्स सेपरेट ब्लॉक के टैक्स में चार्ज होते हैं या उन पर जो है FTR अप्लाई होता है। ठीक है, FTR होता है फाइनल टैक्स रिजीम। इसी तरह नेक्स्ट है सेक्शन 37A के तहत होने वाले कैपिटल गेन को सेपरेट ब्लॉक में टैक्स किया जाएगा। तो इस सेक्शन को आपने याद रखना है, सेक्शन 37A। सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 47 तक ये तमाम सेक्शन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद रखने। ठीक है, सेक्शन 37A के लिए सिक्योरिटी से मुराद दर्ज झेल सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी, ये भी सिक्योरिटीज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास के वाचर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, ये भी सिक्योरिटीज़ के उसमें मीनिंग में उनको लिया जाता है। इसी तरह जो है ये तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस इनको सेपरेट ब्लॉक के तौर पर चार्ज किया जाता है या टैक्सेबल किया जाता है। इसी तरह मुजारबा सर्टिफिकेट है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, ये सेक्शन 37A के तहत सिक्योरिटी से मुराद हैं। ठीक है, इनको सिक्योरिटी के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इसी तरह जी नेक्स्ट 4th पॉइंट जो है वो है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। सेक्शन 37A के तहत होने वाला कैपिटल लॉस किसी अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। ये भी बहुत ही
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि सेक्शन 37A के तहत, ठीक है ना, होने वाला कैपिटल लॉस को किसी भी अगले साल में कैरीड फॉरवर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। सेक्शन 37A के तहत जो किसी चीज़ पर या सिक्योरिटी पर कोई कैपिटल लॉस होता है तो उसके अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न इसकी ये होते हैं, इन पे जो है फाइनल टैक्स रिजीम होता है, ठीक है। FTR इन पे होती है और FTR जो होता है वो फिक्स टैक्स रेट होता है, इसलिए जो है इनमें लॉस जो है वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। नंबर सेकंड ये है कि उनको सेपरेट ब्लॉक के तौर पर भी टैक्सेबल किया जाता है, ये भी इसकी रीज़न है। इस सेक्शन को आपने लाजमी याद रखना है। ऐसे कैपिटल एसेट जिनका नाम सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में डिस्कस किया गया है, इनके डिस्पोजल पर होने वाला लॉस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसे कैपिटल एसेट्स जिनको सेक्शन 35 सब सेक्शन 5A में डिस्कस किया गया, उन पे अगर कोई लॉस होता है या लॉस अगर है तो उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी कि टैक्स के लिए कंपनी हमेशा अपना अकाउंट एक्यूरल बेसिस पे तैयार करेगी, जबकि कंपनी के अलावा बाकी जो हैं वो अच्छा, ये एक्यूरल बेसिस में बता दूं कि ऐसी अकाउंटिंग मेथड होता है या एक प्रोसीजर होता है जिसमें डबल अकाउंटिंग शो की जाती है, ठीक है। डबल अकाउंटिंग शो होती है तो उसको डबल अकाउंट शो होता है तो उसको एक्यूरल बेसिस कहते हैं, ठीक है। ये कंपनी के लिए बहुत ही ये कंडीशन लाजमी है कंपनी के लिए कि उसका अपना एक एक्यूरल बेस अकाउंट होना चाहिए, जबकि कंपनी के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए ये लाजमी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि कंपनी के अलावा अगर कोई है पर्सन कैश और एक्यूरल दोनों में से कोई भी मेथड अख्तियार कर सकता है, ठीक है। कि अगर कोई कंपनी नहीं है तो वो अपने अकाउंटिंग मेथड के लिए कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकती है। वो हो सकता है कि एक्यूरल बेसिस हो या कैश बेस हो, ठीक है ना। तो कंपनी के अलावा कोई पर्सन जो है ये दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 एक कैश हो और दूसरा एक्यूरल बेसिस, इनमें से कोई मेथड वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी के लिए जो है एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग अपना लाजमी है, ठीक है ना, अपनाना लाजमी है। ये कंपनी के लिए लाजमी शर्त है कि उसका अकाउंटिंग मेथड जो है या प्रोसीजर जो है वो एक्यूरल बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 21 में इन एडमिसिबल डिडक्शन दी गई है, ठीक है। ये भी सेक्शन याद रखने वो ज़रूरी है जी कि सेक्शन 21 में जो है चीज़ें डिस्कस कर गई हैं उसमें इन एडमिसिबल डिडक्शन जो उन पर जो भी टैक्स होगा वो इन एडमिसिबल डिडक्शन होंगी। वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 20 में इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के तहत डिडक्शन दी गई है। ये सेक्शन 20 की बात करें। सेक्शन 21 में दी गई डिडक्शन को एडमिसिबल डिडक्शन कहा जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 21 में पहले तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे इन एडमिसिबल डिडक्शन है। इसी तरह सेक्शन 21 में दी गई डिडक्शंस को जो है वो एडमिसिबल डिडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स के सेक्शन 21 में अगर किसी चीज़ पर कोई डिडक्शन होती है, ठीक है ना, तो उन डिडक्शंस को कहा जाएगा एडमिसिबल डिडक्शन। इसी तरह नेक्स्ट है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 12 इनकम फ्रॉम सैलरी से मुतल्लिक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस अपने सेक्शन भी याद रखने के सेक्शन 12 किसके साथ डील करता है। ये सेक्शन 12 जो डील करता है इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 15 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेक्शन 15 जो है ये है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुतालिक। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 18 ये जी रिलेट करता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेक्शन 37 कैपिटल गेन से मुतल्लिका है। इसी तरह सेक्शन 39 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से मुतल्लिक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 15A, ठीक है, 15A मतलब 15A में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुतल्लिक डिडक्शन दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें लेक्चर में जो है डिस्कस किए हैं, तो आप इनको लाजमी जो है याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी कि
इनकम टैक्स इंडिविजुअल और एओपी की सूरत में, एओपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल और एओपी की सूरत में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है, किया जाता है या टैक्स किया जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है या एओपी है तो इस सूरत में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ये इसको सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल एओपी की सूरत में इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक के मतलब भी मैंने लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसी तरह लिहाजा इंडिविजुअल और एओपी को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में डिडक्शन की इजाज़त नहीं है, ठीक है। कि अगर कोई इंडिविजुअल और एओपी उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से के हेड में अगर कोई डिडक्शन होनी है तो उसको उस डिडक्शन की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह कंपनी या एओपी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एओपी, कंपनी या पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एओपी के केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में सेक्शन 15A के तहत डिडक्शन की इजाज़त है, ठीक है। कि कंपनी के अलावा, ठीक है, कंपनी या पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एओपी और इंडिविजुअल के अलावा कंपनी, इंडिविजुअल और एओपी, ठीक है, कंपनी तो शामिल है, ठीक है। कंपनी को जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से डिडक्शन की इजाज़त होगी, जबकि एओपी और इंडिविजुअल को सेक्शन 15A के तहत इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से डिडक्शन की इजाज़त नहीं है। सिर्फ इजाज़त किसको, कंपनी को या इंडिविजुअल या एओपी के अलावा अगर कोई पर्सन है तो उसको भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में से डिडक्शन की इजाज़त है, जबकि इंडिविजुअल और एओपी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में से इनकम की इजाज़त नहीं है। ये हमने ऑलरेडी पॉइंट ये डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह जी रिपेयर चार्जेस की डिडक्शन का रेट RCT 1/5 ऑफ RCT, ठीक है, 1/5 ऑफ RCT होगा। इसी तरह RCT से मुराद है जी रेंट चार्जेबल टू टैक्स। RCT से क्या मुराद है जी, ये भी याद रख लें कि इससे बनता है एब्रीविएशन बनती है रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इस तरह इनकम टैक्स में तमाम इनकम्स को 5 हेड में तकसीम किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम्स को कितने हेड्स में डिवाइड किया गया है, तो ये 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। नंबर A है हमारे पास ये इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट है हमारे पास जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये इनकम का 5वां हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तमाम हेड्स ऑफ इनकम का मजमूआ टोटल इनकम कहलाता है, ठीक है। तमाम हेड्स ऑफ इनकम है, जो 5 हेड ऑफ इनकम हमने डिस्कस किए हैं, अगर इनकी इनकम को जमा किया जाए तो वो इनकम हमारे पास टोटल इनकम कहलाती है। अगर टोटल इनकम से डिडक्टिबल अलाउंसेस तफरीक किए जाएं तो टैक्सेबल इनकम आएगी, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि टैक्सेबल इनकम कब हम हासिल करते हैं या उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल इनकम में से अगर डिडक्टिबल अलाउंस, ठीक है, डिडक्टिबल अलाउंस अगर हम उसमें से निकाल दें तो वो उसमें बाकी जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा या बाकी जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल इनकम कहलाएगी, ठीक है। डिडक्टिबल अलाउंसेस बहुत सारे हैं, ये भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो डिडक्टिबल अलाउंस के मतलब भी आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। जिस तरह के ज़कात हो गई ये डिडक्टिबल है, ठीक है। इसी तरह अगर ये वर्कर्स प्रोविडेंट फंड है, ये भी एक जो है एक डिडक्टिबल अलाउंस है किसी भी पर्सन की सैलरी में, ठीक है। बहुत सारे ये मैंने बहुत ही डिटेल में टॉपिक्स डिस्कस किया हुआ है। ये इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद होगी, आप इसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी इनकम जिस पर डिडक्ट किया गया टैक्स फाइनल हो तो टैक्सेबल में शामिल नहीं होगी, ये ऑलरेडी हम
डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी इनकम जिस पर डिडक्ट किया गया टैक्स फाइनल हो, ठीक है। जिस तरह सिक्योरिटीज़ के मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि उन पे टैक्स क्या होता है वो फाइनल होता है, या उन पे टैक्स क्या होता है फिक्स होता है, तो उनको इतना ही टैक्स डिडक्ट किया जाता है, तो उनको टैक्सेबल इनकम है वो शामिल नहीं होती। इसी तरह एफ टी आर मैंने अभी डिस्कस किया था कि एफ से मुराद होता है फाइनल टैक्स रिजीम। इनकम टैक्स 2001 का सेक्शन 12 सैलरी की वजाहत करता है, हमारे डिस्कस करती है हमने इसे। सैलरी से मुराद कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉयमेंट से मिलती है, ठीक है, ये कैपिटल या रेवेन्यू दोनों सूरतों में हो सकती है, ठीक है। इसमें बताया गया जी सैलरी क्या होती है, जब भी किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी तनख्वाह या अमाउंट मिलती है तो उसको सैलरी कहा जाता है। ये सैलरी या अमाउंट में हो सकती है रेवेन्यू की शक्ल में भी और कैपिटल दोनों की सूरत में हो सकती है। प्री-रिक्विजिट से मुराद कोई भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो एम्प्लॉय को इसकी मुलाजमत के ओहदे की बुनियाद पर एम्प्लॉय से मिलता है, ठीक है, एम्प्लॉयर से मिलता है, एम्प्लॉय नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉयर आएगा जी, यहाँ एम्प्लॉयर। परक्यूजिट से मुराद कोई भी नॉन मैनेड बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को, ठीक है ना, यहाँ पे ये एम्प्लॉय है, यहाँ जबकि एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से इसकी मुलाजमत या ओहदे की बुनियाद पर जो भी फैसिलिटीज़, ठीक है ना, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो मिलते हैं उसको परक्यूजिट्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कि रहाइश की सहूलत, गाड़ी की सहूलत, यहाँ सवारी की सहूलत, ये तमाम चीज़ें परक्यूजिट्स में आती हैं, ठीक है, प्रीरिक्विजिट्स में ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को जो भी चीज़ें मिलती हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, वो तमाम चीज़ें जो है वो इसमें प्रीरिक्विजिट्स में शामिल होती हैं, परक्यूजिट्स में शामिल होती हैं। तो दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह।